Good morning, students. This is chapter 6 from Introductory Macroeconomics, and the name of the chapter is Government Budget. And firstly, we'll go through the meaning of government budget. Government budget is a statement of expected receipts, जिसका मीनिंग है इनकम. रिसीट्स का मतलब क्या है? जो सरकार की इनकम है, एंड एक्सपेंडिचर और जो उनके खर्चे हैं ड्यूरिंग फिजिकल ईयर या फाइनेंशियल ईयर भी बोल सकते हैं, जो कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च नेक्स्ट ईयर तक चलता है. यानी अगर जैसे 1 अप्रैल हम 2020 लेंगे तो 31 मार्च 2021 तक उसको फाइनेंशियल ईयर या फिजिकल ईयर माना जाएगा. और ध्यान देने वाली बात है एक्सपेक्टेड रिसीट्स. ये मैं एरो से भी आपको दिखा रहा हूँ कर्सर से. गवर्नमेंट बजट स्टेटमेंट होता है, ये एक एक्सपेक्टेड, ये एक्चुअल नहीं है, एक्सपेक्टेड है. एक्सपेक्टेड का मीनिंग क्या होता है कि जो आने वाले इस साल के दौरान सरकार की इनकम होगी और जो सरकार के खर्चे होंगे उसकी एक स्टेटमेंट तैयार की जाती है, तो उसी को हम गवर्नमेंट बजट कहते हैं. और एवरी ईयर इट इज़ पब्लिश्ड इवन इन न्यूज़पेपर्स. काफ़ी हाईलाइट किया जाता है इस इवेंट को, क्योंकि किसी देश के लिए, इकोनॉमी के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है. कैसे आने वाले समय में हम इकोनॉमी की इनकम, जो सरकार की हम बात करेंगे कि कैसे इनकम होगी और सरकार कैसे खर्चे करेगी डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ द इकोनॉमी. उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आता है ऑब्जेक्टिव्स. तो फिर ये क्यों बनाया जाता है, इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या जस्ट एक रिचुअली है, बनाना है इसलिए बनाते हैं, एक सरकारी दस्तावेज है, ऐसा नहीं है बिल्कुल. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट और स्टेटमेंट जो है ये. तो उसके ऑब्जेक्टिव्स पहले हम समझेंगे, लेकिन लास्ट में नोट में देखो क्या लिखा है. ये बजटरी पॉलिसी ही फिजिकल पॉलिसी के नाम से जानी जाती है किसी भी इकोनॉमी की. तो इसका मीनिंग क्या है फिजिकल पॉलिसी का या बजटरी पॉलिसी का? गवर्नमेंट्स टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी. तो ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है. फिजिकल पॉलिसी क्या होती है? सरकार की टैक्सेशन, जो इनकम जिससे जनरेट होगी, और सरकार की एक्सपेंडिचर यानी कहाँ कहाँ खर्चे करेंगे, तो किन टैक्सेस से इनकम जनरेट की जाएगी आने वाले इस समय के अंदर, एक्सपेक्ट किया जा रहा है. तो हम उसको डिटेल में देखेंगे. एस्टिमेटेड है ये, एक्सपेक्टेड है ये, और आने वाले समय में सरकार कहाँ खर्चे करेगी. तो ये सब जो है सरकार उसको एक स्टेटमेंट की फॉर्म में, एक एक्सपेक्टेड एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में तैयार करती है. और ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं तो अब समझेंगे हम. ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? पहला क्या लिखा है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ. तो हमारे को समझ में नहीं आया, हमको डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं पता, हमको रीडिस्ट्रीब्यूशन और समझा रहे हैं, तो इसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे. तो सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगेगा हमारे को, तो हम रीडिस्ट्रीब्यूशन समझेंगे. वो हम इसको डिटेल में देखेंगे, पॉइंट को तो समझ में आएगा. रीएलोकेशन यानी अगेन एलोकेट हो चुका है, उसको रीएलोकेट करा जा रहा है. तीसरा है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, अगेन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वी कैन से ऑब्जेक्टिव, क्योंकि स्टेबल इकोनॉमी होगी हम तभी आगे. वो चौथा पॉइंट तो तब आएगा ना जब स्टेबिलिटी नहीं है, तो ग्रोथ की क्या बात करेंगे हम. तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टेबिलिटी का मीनिंग क्या है कि हम अप्स एंड डाउन्स जो होते हैं इकोनॉमी के, जैसे अभी हम बात करें तो रिसेंटली मैं बार बार मुझे कोविड सिचुएशन को रेफर करना पड़ता है, क्योंकि अगेन हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट ही इकोनॉमी को हुआ है. तो अभी अप है या डाउन है इकोनॉमी, क्या आंसर है? तो ये तो सभी घर बैठे आंसर देंगे मेरे को कि सर डाउन है. डाउन का मतलब है कि जो इकोनॉमी है उसका जो डिक्लाइनिंग मोड में जा रही है. और मैं बार बार समझाता हूँ कि ये आउटपुट से रिलेटेड होता है. अभी आप मैक्रो इकोनॉमिक के स्टूडेंट हैं तो आपको थोड़ा बहुत अभी अंदाज़ा लगने लग गया है. मैंने पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको समझाया था कि पुराने बैचेस थे उनको कभी समझ में नहीं आता था. मैं समझाता था जब कि आउटपुट पहले आता है, देन इनकम, ये सब रिलेटेड है. आउटपुट, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, ये सब रिलेटेड टर्म है. इसको ट्रिपल आइडेंटिटी कहते हैं. ये हम नेशनल इनकम में पढ़ेंगे डिटेल के अंदर. अभी मैंने नेशनल इनकम रोक रखा है तो बिकॉज उसमें न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो लेकिन फिर भी हम उसका पहला फेज करेंगे जिसमें थ्योरी का जो पार्ट है वो करेंगे हम. तो हम 2 फेज में नेशनल इनकम करेंगे. फर्स्ट फेज जो होगी थ्योरेटिकल कंसेप्ट को समझा जाएगा, सेकंड फेज में न्यूमेरिकल फेज होगा वो. तो
recently will going to start with national income. आई एम टेलिंग फॉर दोज हु आर वरिंग, क्योंकि वो स्टार्टिंग में खोलते हैं तो नेशनल इनकम के कई सारे पेजेस आ जाते हैं, तो उसको आपको वरी करने की जरूरत नहीं. दैट इज ऑल, नो, वी आर गोइंग टू डू दैट. अभी वापस से बजट पे आ जाते हैं. अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, मेकिंग एम रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एज ए ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव का मतलब है क्यों बनाया जा रहा है, कि इसलिए बजट एक इतना एक एक्सरसाइज है. कई महीनों पहले सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन कोलैबोरेशन विद आरबीआई, ये मिलकर तैयार करते हैं इस दस्तावेज को, इस स्टेटमेंट को. तो ये आपको समझना जरूरी है. तो क्या लिखा है? पहला, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ. गवर्नमेंट कैन रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटीज थ्रू इट्स टैक्स एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी. जो दूसरा नाम इसका क्या है? बजटरी पॉलिसी, और ब्रैकेट में लिख रखा है फिस्कल पॉलिसी. तो दोबारा से एक बार हेडिंग पढ़ेंगे. क्या लिखा है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ. यानी एक बार डिस्ट्रीब्यूट हुआ है क्या? मनी, रुपया, इनकम, वेल्थ, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बजट के थ्रू. देखो क्या लिखा है. पहला ही सेंटेंस क्या है? इनकम इनइक्वालिटीज हमारे देश में बहुत ज्यादा है. देयर इज अ वाइड गैप बिटवीन रिच एंड पुअर. तो ये बढ़ता ही जाएगा अगर सरकार बीच में बजट का एक इंस्ट्रूमेंट को यूज ना करे, टूल को यूज ना करे. तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि सबसे इंपॉर्टेंट जो हम बार बार बातें करते हैं, ये पॉवर्टी की, हमने पढ़ा भी चैप्टर वो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, तो उसमें बजट का एक बहुत बड़ा रोल है पॉवर्टी से बाहर आने में. दोज हु आर वी कैन से लो इनकम ग्रुप, वी कैन से. तो इनकम इनइक्वालिटी समझ में आ गया. तो यानी रीडिस्ट्रीब्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे को, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, हाईलाइटेड वर्ड्स जो हैं अंडरलाइन भी किए जाते हैं, उनको रेड में भी दिखाया जाता है. आपको जब आप नोट्स बनाएंगे तो उसको आपको अंडरलाइन करना है, सो दैट यू विल बी एबल टू रिमाइंड योरसेल्फ कि ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, मेरे को याद रखना है. एग्जाम में ये लिखेंगे. एग्जाम भी छोड़ो, आपको नॉलेज होनी चाहिए ना. नॉलेज बेस तो तभी आएगा जब आप जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको सीखेंगे, उनको याद रखने की कोशिश करेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया सबको? क्या समझ में आया? गवर्नमेंट कैन रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटीज. तो यानी जो इनकम इनइक्वालिटीज तो सबको समझ में आता है ये, कि देयर इज ए वाइड गैप बिटवीन रिच एंड पुअर. रिच आर बिकमिंग मोर रिच एंड द पुअर आर बिकमिंग पुअर. तो ये गैप बढ़ता जा रहा है. देयर इज अ वाइड डिस्पैरिटी, वो बहुत एक वाइड गैप बढ़ रहा है. लेकिन कैसे बोला कि सरकार लेकिन उस पर ध्यान दे रही है. वो क्या कह रहे हैं? टैक्स और एक्सपेंडिचर पॉलिसी से इसको इनइक्वालिटी को कम किया जा सकता है. सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है? गवर्नमेंट पुट्स, अब यहां से काम शुरू होता है बजट का. गवर्नमेंट पुट्स हाई टैक्सेस ऑन रिच पीपल एंड लो टैक्सेस, और इवन टैक्सेबल भी नहीं है कई, तो ऐसी ब्रैकेट आती है, ऑन लोअर इनकम ग्रुप. यानी एक ऐसी ब्रैकेट है, यहीं ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लिख रखा है. इसका मतलब देखो नोट में, देखो क्या लिख रखा है लास्ट लाइन में. मतलब एज इनकम इंक्रीजेस, यानी मोर द इनकम मोर द टैक्सेस. एज इनकम इंक्रीजेस टैक्सेस विल ऑल्सो इंक्रीज, टैक्स विल ऑल्सो इंक्रीज. तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के मेथड से, तो ये इनकम टैक्स एक मीडियम है जिसके थ्रू सरकार अपना रेवेन्यू जनरेट करती है. लेकिन उसका सबसे इंपॉर्टेंट, आपने देखा होगा उसमें टैक्स की ब्रैकेट्स होती हैं. तो आपको एक छोटा सा असाइनमेंट दे रहा हूँ, एक बार देखना कि कितने लाख से कितने लाख पर टैक्स नहीं है, उसके बाद कितने लाख से कितने लाख पर सबसे कम टैक्स है, फिर उससे ज़्यादा है. तो ये ब्रैकेट एक बार देखा, और अगर मिल जाती है तो मेरे को आप, क्योंकि अभी स्टूडेंट्स ने कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया है स्टडी बेस से, दोज हु आर नाउ एक्टिव, उनसे बोल रहा हूँ जो अभी भी डोरमेंट स्टेट में सो रहे हैं वो अभी भी सोते रहें. अपन मार्च में बात करेंगे जब बोर्ड का रिजल्ट आएगा ना. जब मैंने लास्ट ईयर भी कई स्टूडेंट्स को समझाया था, अभी उनमें से एक मैंने बोला हर दूसरे दिन फ़ोन करता है, सर आ गया कि कंपार्टमेंट का? अभी आ गया है, कल खुला है लिंक. अब उसको मैं मंडे को बताऊंगा कि बेटा लिंक खुल गया कंपार्टमेंट का, भर दे. ऐसी कोविड सिचुएशन में भी सीबीएसई ने नहीं छोड़ा है. यू आर गेटिंग माई पॉइंट? कोविड सिचुएशन में तो पास कर देना चाहिए था ना. क्यों कंपार्टमेंट दी है सीबीएसई ने? लेकिन दे आर सीरियस अबाउट, कि नहीं है लायक तो उसको रोकना है. तो अगर आप भी वेट कर रहे हो, और मैं हमेशा उसको भी समझाता था कि बेटा तू मेरे से बात करेगा, फोन मेरे को ही लगता है आके, और मेरे से बात करेगा कि कंपार्टमेंट का फॉर्म कैसे भरना है. तो आपके बैच को भी मैं समझा रहा हूँ कि बी सीरियस, थिंग्स आर नॉट दैट मच ईजी जो हम समझ रहे हैं कि बोर्ड हमें
ऐसे ही पास कर देगा, ना तो उनको करा ना तुमको करेगा। तो थोड़ा सा आप सीरियस हो जाएं। स्टूडेंट्स आर बिकमिंग एक्टिव, दे आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट थ्रू स्टडी बेस, उनके डाउट्स को भी रिजॉल्व किया जाता है। तो मैं चाहता हूँ 2-4 हर हफ्ते हमारे साथ जुड़ते जाएं, जो जुड़ते जा रहे हैं, जो आर डोरमेंट में, डोरमेंट का मतलब सो रहे हैं, इनको कोई मतलब नहीं है, एक के बाद एक निकलता जा रहा है चैप्टर, एंड दे आर वेटिंग फॉर सम मिरेकल। ठीक है, अगेन मुझे लगता है 2-4 और जुड़ेंगे और हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है। यानी पहले तो बजट क्या है वो सीखा हमने, बजट की जरूरत क्यों पड़ी ये सीखने की, हम क्यों इकोनॉमी के लिए, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो मैक्रो का मतलब इसका इम्पैक्ट पूरी इकोनॉमी पे हमारे जैसों पर पड़ जाता है, वो आप देख ही रहे हो। अगेन मैक्रो लेवल पर आउटपुट यानी प्रोडक्शन को रोका गया लॉकडाउन के दौरान, उसका सीधा इम्पैक्ट एक एक घर तक पहुंच गया वो। तो आई थिंक नाउ यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि ये मैक्रो पॉलिसीज होती हैं जो बिल्कुल माइक्रो लेवल तक इम्पैक्ट ले आती हैं। उन्हीं में से एक पॉलिसी जो बजट की है उसका एक ऑब्जेक्टिव है रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया पहले किसको, रिच पीपल को, उनसे टैक्सेस उन पर लगाएंगे, हाई टैक्सेस लगाएंगे, उनकी इनकम पर, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम होगी उतना ज़्यादा टैक्स होगा, इवन गुड्स पे भी लगाते हैं। तो टैक्स वो कलेक्ट किया जाता है, उसको रेवेन्यू बोला जाता है। हम आगे जाके कंपोनेंट्स पढ़ेंगे बजट के, वो रेवेन्यू है सरकार का, वो इनकम है सरकार की। तो कई सारे शब्द यूज हो रहे हैं यहाँ पर, यानी रिसीट्स बोला एक जगह, और उसी को ब्रैकेट में मैंने इनकम भी लिखकर बताया आपको। तो इनकम भी एक ही वर्ड है, और बोलते हैं इसको, वन एंड द सेम थिंग। यू कैन कॉल इट रिसीट्स, यू कैन कॉल इट इनकम, तो यू कैन कॉल इट रेवेन्यू। तो टैक्सेस के थ्रू सरकार रेवेन्यू यानी टैक्सेस जो इकट्ठा करेगी। और दूसरी बात है लो टैक्सेस लगाए जाएंगे लो इनकम ग्रुप पर, और इवन एक ऐसी ब्रैकेट होगी कितने लाख तक, वो आप मेरे को देख के बताएंगे कि वो तो टैक्स भी नहीं लगता है। तो गेटिंग माय पॉइंट, एक कुछ लाख तक टैक्स नहीं है इनकम, ईयरली एनम पर एनम की बात कर रहा हूं मैं आपसे। उसके बाद टैक्स, कम टैक्स शुरू हुआ, लेट्स से 10%, उसके बाद थोड़ा सा और बढ़ा, लेट्स से 15%। आई एम अज्यूमिंग द फिगर्स, मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ अभी, वो आप खुद देख के मेरे को बताएंगे कि क्या ब्रैकेट चल रही है इस वक्त 2019-20 के लिए। लास्ट ईयर जो ये सरकार ने निर्धारित किया था, हर साल वो उसको चेंज करते हैं। तो अभी थोड़ा बहुत समझ में आ गया, यानी इनकम पर टैक्स लगाया जाता है, जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स, उस टैक्स को कलेक्ट किया जाता है। और क्या किया जाता है, देखो थर्ड पॉइंट में, द मनी सो कलेक्टेड इज स्पेंट ऑन पुअर, उनको गरीबों पर किस फॉर्म में, जैसे फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज, सब्सिडीज, इस तरह से उनको सुविधाएं दी जाती हैं। दिस इंक्रीजेज देयर यानी लो इनकम ग्रुप के डिस्पोजेबल इनकम, क्योंकि अगर एजुकेशन फ्री है तो अगर नहीं तो उनको एजुकेशन पे खर्चा करना पड़ता है। तो डिस्पोजेबल इनकम जो उनके पास अभी है, खर्चे करने के बाद भी पैसा बच रहा है, तो क्योंकि फ्री एजुकेशन अवेलेबल है, फ्री हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल है, सब्सिडीज अवेलेबल है, स्कीम्स आर देयर। हमने पढ़ा वो पॉवर्टी वाले चैप्टर में, पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स वर देयर, तो वो भी सरकार फंड्स अवेलेबल करा दी थी, फाइनेंसेस अवेलेबल करा दी थी। तो इससे उनको इनकम इंप्रूव होने के चांसेस बढ़ते हैं, एंड रिड्यूसेस इनकम इनइक्वालिटीज, और इससे इनकम इनइक्वालिटीज कम हो जाती है। उसके बाद री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, देखिए इसमें क्या लिखा है, सेकंड ऑब्जेक्टिव, टू बैलेंस गोल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर। दो गोल्स हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो जैसे प्राइवेट गुड्स जो प्राइवेट सेक्टर करता है, मोबाइल, लग्जरी कार्स, क्लोथ्स, ब्रांडेड क्लोथ्स, इस तरह का प्रोडक्शन करता है। जबकि सोशल वेलफेयर की जो समाज में इस प्राइवेट गुड्स का मतलब जो प्राइवेट सेक्टर भी कर रहे हैं, इसका ऐसे बोल दो जिससे बेनिफिट तो किसी एक को होने वाला है, जिसने परचेज करेगा उसको बेनिफिट होने वाला है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इसलिए बोला क्योंकि इससे जो प्रोडक्शन कर रहा है प्राइवेट सेक्टर, उनको प्रॉफिट होता है, तो वो उन्हीं गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखो सोशल वेलफेयर, डिफेंस गुड्स यानी हमारे बॉर्डर्स को सेफ रखने के लिए, हमारे सिक्योरिटी के लिए जो डिफेंस गुड्स आते हैं, वॉर गुड्स आते हैं। अभी आपने देखा कि रफाइल खरीदे गए, 6 रफाइल पहुंच भी गए हैं, 36 का है, और आप एक की प्राइस देखना एक बार क्या है, करोड़ में है, 1000 करोड़ के अंदर है शायद, देखना एक बार, एक की प्राइस कह रहा हूँ, तो टोटल देख लेना 36 की क्या होगी। तो वी हैव टू पे देम, फ्रांस के हैं वो, तो फ्रांस को हमें पेमेंट करनी है वो। तो सोशल वेलफेयर का, इससे वेलफेयर क्या हुआ, अच्छा बताओ वेलफेयर क्या है? वेलफेयर ये है कि
चाइना उधर से ईस्ट की तरफ से कोशिश कर रहा है, तो हमें भी चाइना ही बन जाएंगे, हम भी तिब्बत जैसा है वो, तो फिर इंडिया भी गायब हो जाएगा। तो फिर जब इंडिया गायब हो जाएगा तो इंडियंस भी गायब हो जाएंगे, तो हम एक तरह के स्लेवरी जैसे सिस्टम आ जाएगा। तो उसको बचाने के लिए हमारे सरकार क्या करती है, डिफेंस गुड्स परचेज करती है, क्योंकि हमारे पास मिग विमान थे जो कि बहुत ही पुराने हो चुके थे, तो उनके पास बहुत एडवांस थे। लेकिन अभी रफाल क्या कर रहा है, उनको काउंटर करेगा। कॉम्पिटिटिव एक फाइटर जेट हमारे पास आ गया है, ताकि चाइना थोड़ा सा डरे हमारे से कि हमारी जो एयर पावर है वो इतनी भी हम पीछे नहीं है, सो दैट वो हमारी बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश ना करे। तो अगेन वेलफेयर क्या हुआ, बॉर्डर क्रॉस नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम एक इंडिपेंडेंट नेशन रहे। तो रोड्स, पार्क्स, लो कॉस्ट हाउसिंग, ये बेनिफिट ऐसा है जो कि शेयर्ड बेनिफिट होता है समाज में, एक तरह का फ्री बेनिफिट है ना। अच्छा, रफाल आया तो बेनिफिट सबको हुआ, क्या पेमेंट करी आपने, किसने पेमेंट करी, ये किसी को नहीं पता है। पेमेंट तो टैक्सेस से हुई थी। रिच जिसमें से ज्यादा पेमेंट कर रहा है और उससे लो इनकम ग्रुप कम कर रहा है, उससे कम इनकम ग्रुप और कम कर रहा है, और एक ऐसा इनकम ग्रुप है जो बहुत कम है, उसको तो वो तो टैक्स भी नहीं दे रहा। लेकिन बेनिफिट तो शेयर्ड है, बेनिफिट तो फ्री है, वो तो सबको मिल रहा है, यानी फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, सबको, वो तो सब पूरे जितने भारतीय हैं सब शेयर कर रहे हैं। तो ऐसे जो एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि पब्लिक गुड्स कहलाते हैं, जिसके लिए फ्री एक्चुअली वो होता है, वो शेयर्ड होता है, उसके लिए कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती है, तो इस तरह के हम पब्लिक गुड्स कहलाएंगे वो। तो रीएलोकेट का मतलब है एक बार एलोकेट हो गया था। इसको समझने के लिए एक बार सेकंड पॉइंट देखते हैं। गवर्नमेंट यूजेस बजटरी पॉलिसी, अगेन बजट वही इनकम और एक्सपेंडिचर पॉलिसी, टैक्सेस और यानी टैक्स से इनकम जनरेट होगी और एक्सपेंडिचर करेंगे। तो हाई टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल गुड्स लाइक सिगरेट्स, टोबैको गुड्स और लग्जरी गुड्स, कार्स, लग्जरी कार्स, उन पर हैवी टैक्सेस लगाया जाएगा, हाई टैक्सेस लगाए जाएंगे। एंड सब्सिडीज और टैक्स रिबेट्स ऑन गुड्स यूजफुल फॉर लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जैसे फूड ग्रेन्स हो गए। क्या समझ में आया? टैक्सेस से रेवेन्यूज यानी इनकम कलेक्ट हुई, टैक्सेस कलेक्ट हुए, वो हार्मफुल गुड्स से भी कलेक्ट किए गए, क्योंकि अगेन प्रॉफिट प्राइवेट सेक्टर है। देखो, हम मिक्स्ड इकोनॉमी है, ये तो अब समझ चुके हो। तो प्राइवेट सेक्टर है, वो तो सिगरेट्स का प्रोडक्शन करेंगे, उनको हम नहीं रोक सकते हैं। कहीं स्टेट्स में हाँ बैन कर दिया जाता है कभी कभी, लेकिन डेमोक्रेसी है और मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो मार्केट पर भी छोड़ा जाता है, डिमांड सप्लाई पर भी छोड़ा जाता है, तो पूरी तरह से नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हार्मफुल है तो टैक्सेस ज्यादा लगाएंगे, लग्जरी गुड्स हैं तो टैक्सेस ज्यादा लगाएंगे, प्रॉफिट ज्यादा है इसलिए तो प्राइवेट सेक्टर इनका प्रोडक्शन करेगा, लेकिन ज्यादा प्रॉफिट हुआ, ज्यादा इनकम हुई तो टैक्सेस भी बढ़ गए, तो सरकार का रेवेन्यू बढ़ गया। जब सरकार का रेवेन्यू बढ़ गया तो उन्होंने कहाँ लगाया उसको, खर्चा कहाँ करा, एक्सपेंडिचर बोलेंगे इसको, कहाँ करा, सब्सिडीज दी, कहाँ दी, जहां जरूरत है। जैसे आप पहले पढ़ चुके हैं, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में सब्सिडी दी जाती थी, इस तरह कई सेक्टर्स को सब्सिडी दी जाती हैं। और टैक्स रिबेट्स यानी टैक्स कंसेशन दिए जाते हैं, टैक्स हटा लिया जाता है कई सेक्टर्स में से। और किन से हटाया जाता है, फॉर द ऑन द गुड्स विच आर यूजफुल फॉर द लार्ज सेक्शन, मासेस बोलते हैं इसको, मासेस के लिए, जो पूरे समाज के लिए जो यूजफुल है। जैसे कि अगर एग्रीकल्चर की बात करें, फूड ग्रेन्स की बात करें। तीसरा क्या है, तो अभी समझ में आया रीएलोकेट। रीएलोकेट का मतलब एक बार एलोकेट हो गया था, प्रोडक्शन किसका हो गया था, कार्स का हो गया था, सिगरेट्स का हो गया था, लेकिन इसको रीएलोकेट कैसे करा, उन पर हैवी टैक्स लगाया और वो टैक्स कलेक्ट करके अभी रीएलोकेट कैसे हो रहा है, सब्सिडीज के थ्रू रीएलोकेट हो रहा है। अगेन सर्विसेज, इसमें भी आ जाएगा, फ्री एजुकेशन आ जाएगी। जब गुड्स बोले जाते हैं इकोनॉमिक्स में तो सर्विसेज भी साथ ही आती हैं, तो फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर, ये इसमें भी इस में भी एग्जाम्पल इस तरह से दिया जा सकता है। और चौथा पॉइंट क्या है, प्राइवेट सेक्टर इज एनकरेज थ्रू सब्सिडीज, और प्राइवेट सेक्टर को कई जगह सब्सिडीज देके, जैसे आपने सोलर पैनल्स का सुना होगा, सब्सिडाइज रेट पर आता है, तो इस तरह से उनको सब्सिडीज दी जाती हैं, उनको एनकरेज किया जाता है, टैक्स रिबेट दी जाती हैं। जैसे यहाँ लो कॉस्ट हाउसिंग का भी एक एग्जांपल बता रखा है, इन विच दे शो नो इंटरेस्ट, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, ताकि अगर, लेकिन उनको सब्सिडीज दी जाएंगी, टैक्स रिबेट दिए जाएंगे, तो वो इंटरेस्ट शो करेंगे। तो एक तो ये फायदा हुआ। नहीं तो अगर वो नहीं कर रहे हैं तो गवर्नमेंट कैन अंडरटेक प्रोडक्शन ऑफ गुड्स यूजफुल फॉर मासेस, तो गवर्नमेंट खुद उसका प्रोडक्शन करती है फिर, ठीक है। तो इसको रीएलोकेशन बोलते हैं। तो वो प्रोडक्शन करते हैं, वो अब इसको स्कूल से समझ सकते हो, फ्री एजुकेशन। तो गवर्नमेंट खुद अपने गवर्नमेंट स्कूल्स के थ्रू जो मासेस के लिए, समाज के लिए जरूरत है, जो नहीं पढ़ सकते हैं, एक बहुत ही गरीब एक ऐसा एक कैटेगरी है जो दे आर नॉट हैविंग इवन अ डे मील, इवन अ मील पर डे, इस तरह का भी बोल सकते हो आप।
ऐसे ऐसे ग्रुप को पढ़ाना, तो आपने देखा होगा मिड डे मील भी फिर आया, वो एक पॉलिसी आई थी कि कम से कम पढ़ने नहीं आते हैं तो कम से कम इस लालच में आएंगे कि बच्चे की यहाँ पे खाना मिलता है. यू आर गेटिंग द पॉइंट, द डेप्थ ऑफ द, वी कैन से द सीरियस डेप्थ. तो दिस इज द पॉइंट. तो इसको रीएलोकेट करना बोलते हैं. इसको तीसरा है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? देखो मीनिंग क्या है. टू प्रिवेंट इकोनॉमी फ्रॉम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, अप्स एंड डाउन्स, महंगाई या मंदी, इसको आप डाउन टर्न, या इससे भी आप देख सकते हो कि बजट एज ए टूल यूज किया जाता है. गवर्नमेंट ब्रिंग स्टेबिलिटी इन इकोनॉमी थ्रू टैक्स. एंड उनके दो टूल्स हैं, उनके पास दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, टैक्स और एक्सपेंडिचर, जो दोनों मिलकर फिजिकल पॉलिसी कहलाते हैं, और दूसरा नाम इसका बजटरी पॉलिसी भी है. तो देखो क्या लिखा तीसरे पॉइंट में, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन. तो इन्फ्लेशन में क्या करा जाएगा? महंगाई यानी एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो रही है, तो डिमांड ज़्यादा हो रही है तो टैक्सेस को बढ़ा दो, महंगे कर दोगे गुड्स को, तो कुछ लोग डिस्करेज हो जाएंगे. और दूसरी बात, सरकार, इसको लिखा है रिड्यूस टैक्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर अपने कम कर दो, क्योंकि एक्सपेंडिचर करोगे तो इनकम होती है. सरकार के खर्चे तो पब्लिक की इनकम, मतलब लोगों की यानी इकोनॉमी की इनकम उसमें है. तो अगर उनकी इनकम हो गई तो वो फिर से डिमांड करेंगे, तो इन्फ्लेशन तो पहले ही है, तो सरकार अपने खर्चे भी कम कर देती है ताकि दूसरे की इनकम ना हो, यानी द इकोनॉमी. इसको सरप्लस बजटरी पॉलिसी भी कहते हैं. सरप्लस क्यों बोला? क्योंकि टैक्सेस से ज़्यादा बढ़ाकर आपके पास पहले इनकम बढ़ चुकी है और आप जो खर्चे करने थे वो भी आप कम कर चुके, तो आपके पास सरप्लस बच रहा है. सरकार के पास सरप्लस बच रहा है. सरप्लस मतलब एक ऐसा अमाउंट बच रहा है जो कि खर्चा किया जाना चाहिए था, क्योंकि नहीं किया गया, तो सरकार ने अपने रिजर्व में रख लिया उसको, तो सरप्लस बोला. डिफ्लेशन में, मंदी में क्या किया जाएगा? बिल्कुल इसका उल्टा किया जाएगा, टैक्सेस को कम कर दिया जाएगा ताकि लोग लें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि डिमांड क्रिएट हो. डिफ्लेशन का मतलब क्या? एग्रीगेट डिमांड कम है, एग्रीगेट सप्लाई से, और एक्सपेंडिचर बढ़ा देंगे ताकि इकोनॉमी की इनकम हो. जो इकोनॉमी के जो फैक्टर्स हैं हमारे जैसे, उनकी इनकम हो. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोला जाता है, ये हम नेशनल इनकम वाले चैप्टर में भी ये टर्म पढ़ेंगे हम. इसको डेफिसिट बजटरी पॉलिसी बोलते हैं कि तो टैक्सेस से इनकम कम हुई और खर्चे भी बढ़ा रखे हैं, तो डेफिसिट हो गया. डेफिसिट मतलब व्हेन एक्सपेंडिचर्स आर मोर देन द इनकम, व्हेन एक्सपेंडिचर इज मोर देन द इनकम. ऐसे सिंपल कन्वेंशन. डेफिसिट का मतलब क्या है? खर्चे ज़्यादा और इनकम कम. इनकम कहाँ से हो रही है? सरकार की, टैक्सेस से. तो लिख रखा है यहाँ पर रिड्यूस टैक्सेस, तो इसको डेफिसिट बोलते हैं. सरप्लस कब बोलते हैं? जब इनकम ज़्यादा खर्चे कम. ये समझ में आ गया. उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ, चौथा. तो ग्रोथ तो सबसे इंपॉर्टेंट है. ग्रोथ मतलब जीडीपी की ग्रोथ की बात हो रही है यहाँ पे. हम जैसे मैं हमेशा बार बार बोलता था कि इंडिया जो ओवरऑल 7% के आसपास रहता है, हर साल 7% ऐड कर देता है उसमें. वी आर ऑलरेडी ट्रिलियन इकोनॉमी, हम ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है, उसमें भी हम 7% ऐड कर देते हैं. इसका मतलब है इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्रीज इन जीडीपी, इंक्रीज इन आउटपुट. जीडीपी का मतलब होता है आउटपुट. गवर्नमेंट में प्रोवाइड टैक्स रिबेट्स. क्यों, कैसे कर सकते हो? आउटपुट का प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हो? टैक्स रिबेट दिए जाते हैं, सब्सिडीज दी जाती है. अभी जैसे हम अभी भी डाउन टाउन की तरफ थोड़े गए हैं, हम डिक्लाइन गई है, तो अभी इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड किए जा रहे हैं. इवन स्ट्रीट वेंडर्स को कुछ अमाउंट प्रोवाइड किया जा रहा है. और दूसरा ये एमएसएमईज को दिया जा रहा है, मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की तरफ ध्यान गया है इस अभी इकोनॉमी को वापस से पॉजिटिविटी की तरफ लाने के लिए. तो क्या समझ में आया? सरकार अपने पास जो रिजर्व इकट्ठा हुआ है उसको ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, आउटपुट को बढ़ाने के लिए टैक्स में रिबेट कर देती है, कंसेशन कर देती है, कम टैक्स लगता है, तो इससे आउटपुट के लिए एनकरेज होता है. आउटपुट सेक्टर जो है, जो प्रोडक्शन सेक्टर है, जो फर्म्स हैं, जो और सब्सिडी दी जाती है, इससे भी वो एनकरेज होते हैं. लोन्स दिए जाते हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन दिए जाते हैं, बहुत कुछ किया जाता है. दूसरी तरफ सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चे करती है एनर्जी के लिए, और एनर्जी यानी जैसे पावर की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, तो उसके प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि ये हम पढ़ेंगे आगे जाके, क्योंकि किसी भी देश को अगर जीडीपी को ग्रोथ करना है तो उसका एनर्जी जो सेक्टर है, जो उसका पावर सेक्टर है, वो अगर बढ़ेगा, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बढ़ जाएगा ना. ज़्यादा आउटपुट का मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, तो आपके पास होना तो चाहिए ना, इतना प्रोडक्शन कैपेसिटी होनी चाहिए. तो अगर आप जितनी कैपेसिटी पे काम कर रहे हो, तो उस साल हो चुका है, अभी अगले साल आपको और 7% से बढ़ना है, तो एनर्जी भी तो बढ़ाओगे. गॉट माय पॉइंट? तो एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट एक सेक्टर है, इसको पढ़ेंगे हम. इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आएगा ये वाला चैप्टर हमारा. उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन,
एजुकेशन, हेल्थ, सब सेक्टर्स में सरकार खर्चा करती है टू इंक्रीज आउटपुट। गवर्नमेंट आल्सो प्रोवाइड्स टैक्स रिबेट्स टू एनकरेज प्रोडक्शन। ये तो समझ में आ गया हमारे। अभी आ गया कंपोनेंट्स ऑफ बजट। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में पढ़ेंगे। विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्लाइड, कंपोनेंट्स ऑफ बजट। थैंक यू।